सो अभी हम लोग डिटेल्ड रिवीजन करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। बराबर, इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट फोकस करेंगे अबाउट व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट एसेस का सीरीज 700, 705, 706, 710, 701, ये सारे इसके अंदर स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं। क्लियर है? काफी अच्छा टॉपिक है ये और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है, राइट? यस। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट व्हाट एसे नंबर 700। अभी ये जो एसेज है देखने सुनने के लिए बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स है ये, बट इट इज एक्चुअली नाउ वेरी इजी फॉर अस। बट एक बार इसको हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, करेक्ट है? सो हम लोग एसे नंबर 700 की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट द फॉर्मेट, एक टेम्पलेट दिया गया है कि आपकी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट किस तरीके से बनेगी। क्लियर है एकदम? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आता है टाइटल। द टाइटल शुड क्लियरली इंडिकेट दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे एड्रेसी, टू whom the report is given, addressee। तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट, करेक्ट है? अगर हम लोग बात करें कि ये ब्रांच ऑडिटर है तो ही विल रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर। अगर ये कंपनी ऑडिटर है तो ही विल रिपोर्ट इट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट है ना? अगर ये कोई पर्टिकुलर फर्म वगैरह है तो इट इज रिपोर्टेड टू द ओनर्स। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट ओपिनियन। तो इस ओपिनियन पैराग्राफ को, मतलब इस सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं, अपने लिए एग्जाम में नहीं लिखना है, कि इट इज अबाउट व्हाट बेसिकली इंट्रोडक्शन। तो जिसमें अपन क्या कहते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंटिटी। पता तो होना चाहिए ना कि किसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। देन वी हैव टू स्टेट दैट इट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज बीन ऑडिटेड, तभी तो आप रिपोर्ट दे रहे हो, बराबर। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइटल दैट कंप्राइजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल्सो रेफर टू द नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग दैट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो उनका रेफरेंस दो कि आपने कौन सी चीजों के ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हो। बट आखिरी में यू हैव टू स्पेसिफाई द डेट और द पीरियड, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि ये कौन से साल के लिए है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट दे रहे हो तो आपने पहले इन बातों के बारे में मेंशन कर लेना चाहिए, और वो आपका होने के बाद तुरंत आपने क्या करना है, सो तुरंत आपने आपका ओपिनियन देना है। अब जब ओपिनियन आप देते हो तो दो टाइप के अपने फ्रेमवर्क हो सकते हैं। एक होता है अपना कंप्लायंस फ्रेमवर्क और दूसरा होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। उसके हिसाब से आपको ओपिनियन देना है। When the opinion is given as per what fair presentation framework, तो auditor will use what the following phrase। वो क्या कहेगा, in our opinion, बराबर, the accompanying financial statements present fairly in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। अगर ये वर्डिंग नहीं है तो दूसरा वर्डिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये उसके लिए इक्विवेलेंट है। वो क्या बोलते हैं, इन आर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर एकदम? यस सर। बट अगर ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन आर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework। क्लियर एकदम? यस सर। तो ऐसा हमने अपना ओपिनियन जो है वो दे देना है। बट जब हम लोग हमारा ओपिनियन देते हैं, बराबर, तो अपने को फोर्थ पॉइंट में ये भी लिखना है कि किस बेसिस पे हम अपना ये ओपिनियन दे रहे हैं। क्लियर एकदम? सो हमें लिखना है क्या, बेसिस फॉर ओपिनियन। सो बेसिस फॉर ओपिनियन में हम लोग क्या कहेंगे, दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि भैया हमने जो भी ये ऑडिट किया है हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक हमने ये काम किया है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर।
बट इसके अंदर सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ऑब्वियसली एज एन यूजर हमें थोड़ी ना पता है कि व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द एसे, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, रेफर टू द सेक्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द एसे। क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये यूजर को कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए आपको पता है पॉइंट नंबर 8 उसके अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो वहां पे मेंशन्ड है। क्लियर है एकदम? यस सर। नंबर 3 पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दैट द ऑडिटर कंप्लाइज विथ व्हाट, द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI, तो वो भी हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे। एंड फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, दैट द ऑडिटर बिलीव्स दैट ही हैज ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बराबर, ऑन विच हिज ओपिनियन इज बेस्ड, बराबर है कि हाँ हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है। क्योंकि भाई आप समझने की कोशिश कीजिए कि भले ही हमने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया, हमने इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है, बट अगर आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर ऑब्टेन ही नहीं किया तो क्या फायदा। इसीलिए बेसिस के लिए वो पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। अब 5th पॉइंट पे अपन चलते हैं और अपन बात करते हैं किसके बारे में, गोइंग कंसर्न के बारे में। सो गोइंग कंसर्न की अगर बात करें तो आपको दिख रहा है इसके अंदर सारे जो पॉइंट्स है वो अपने ऐसे 570 के आते हैं। हम ऐसे 570 पढ़े हैं, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ा है ऐसे 570 का, तो उसमें आपको पता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अपन ने क्या पढ़ा था, दैट वी हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट वेदर द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, एंड नंबर 2, बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन द ऑडिटर हैज टू कंक्लूड वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट that casts a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and तीसरा, to report in accordance with this essay। तो जो अपने को रिपोर्ट करना है, अब याद आता है ना ये सब चीजें, तो जो उस एसे के हिसाब से 570 के हिसाब से रिपोर्ट करना है, बट रिपोर्ट किधर देना है, एसे नंबर 700 में। तो ये आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न। सो गोइंग कंसर्न मतलब क्या है, द मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर, ऑन व्हाट गोइंग कंसर्न बेसिस। इसका मतलब द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन टिल द फोरसीएबल फ्यूचर एंड डज नॉट हैव एनी इंटेंशन नॉर द necessity to liquidate or materially scale down its operations। क्लियर है? तो ये हमने यहां पे इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, when going concern basis of accounting is appropriate, the assets are realized and liabilities are discharged in the normal course of business। क्लियर एकदम? यस सर। फिर अपना ऑब्जेक्टिव नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ये हमने लिखना है। देखो ऐसा ही है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है, द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन द ऑडिटर हैज टू कंक्लूड वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू as a going concern। जम गया क्या बच्चों? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं, कब कहेंगे कि मतलब अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो हमने ये पढ़ा था कि इफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो वी हैव टू व्हाट, डिस्क्लोज द प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन, बराबर, दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट, बराबर, दैट देयर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। नॉट ओनली दैट, वी आल्सो हैव टू गिव द मैनेजमेंट्स प्लान्स, बराबर, हाउ दे प्लान टू एड्रेस द इशू। क्लियर है एकदम? यस। तो उसके लिए अपन ने उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए in case of fair presentation framework and it should be not misleading। क्लियर है एकदम? यस सर। अब चलते हैं की ऑडिट मैटर्स के बारे में। की ऑडिट मैटर्स की अगर बात करें तो ये किसके हिसाब से होता है, एसे नंबर 701। तो एसे नंबर 701 की ऑडिट मैटर्स आपको याद आता होगा, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपन वैसे भी रिवाइज करने वाले हैं। तो एसे नंबर 701 में अपन क्या कहते हैं कि these matters were what key, बराबर कि नहीं, during the audit were of the most significant, बराबर, in the auditor's judgment
while conducting the audit of financial statements. जब हम लोग ऑडिट कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दीज मैटर्स वर मोस्ट सिग्निफिकेंट. इसके ऊपर ऑडिट करने के लिए भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ये मैटर काफी सिग्निफिकेंट था, बराबर. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स, बराबर के नहीं. तो ये भी उसका एक पार्ट एंड पार्सल एडिशनल बेनिफिट हो जाता है. तो वो मैटर्स सिग्निफिकेंट होते हैं जो हम लोग एसए नंबर कौन सा 701 के हिसाब से देते हैं. इधर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये की ऑडिट मैटर्स ये कंपल्सरीली एप्लीकेबल है किसे, टू द लिस्टेड एंटिटीज, बराबर. और अनलिस्टेड एंटिटीज को भी अगर रिपोर्ट करना है सो दे विल डू इट इन अकॉर्डेंस विथ एसए नंबर 701. बट ये सारी रिक्वायरमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है. तो ये ध्यान में रखना बात को. बोलो ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन दिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, तो आपको की ऑडिट मैटर के ऊपर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है. पूछो क्यों. डिस्क्लेमर कब देते हैं, जब हमको ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, मतलब हमने ऑडिट किया ही नहीं. तो अगर आपने ऑडिट किया ही नहीं तो आप की ऑडिट मैटर्स कैसे बताओगे आप, समझ में आएगा आपको. इसीलिए जब ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो उस समय पे आपने की ऑडिट मैटर्स के बारे में बात नहीं करनी है. क्लियर है एकदम, यस. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लियर है एकदम, यस सर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट रखने के लिए दे ऑल्सो हैव टू पुट इन प्लेस व्हाट, इंटरनल कंट्रोल्स, बराबर है. एंड तीसरा टू असेस whether going concern basis of accounting is appropriate. क्लियर एकदम, यस सर. सो ये अपने को दो बातें ध्यान में रखनी है. क्लियर एकदम. तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स, एंड फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न. तो अपने को असेस करना है whether it is appropriate and whether it has been properly disclosed. क्लियर एकदम, यस. तो वही ये जो ऊपर आपको दो पॉइंट्स दिख रहे ए और बी, उसी के बारे में नीचे वापस से वही वही लिखा हुआ है. क्लियर एकदम, यस सर. तो यहां पे अपन ने क्या कहता है, एसए नंबर 200 आपको एक्सप्लेन करता है व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, और एसए नंबर 210 में हम वो अग्री करते हैं द प्री कंडीशन फॉर ऑडिट, और उसमें आता है द प्रीमाइस ऑन विच द क्या बोलते हैं उसको, सॉरी उसमें क्या आता है, द मैनेजमेंट्स यूज ऑफ एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. प्री कंडीशन में एक पॉइंट आता है ना कि मैनेजमेंट क्या यूज करेगा, द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो ऐसे 200 डिफाइन करता है और ऐसे 210 में हम लोग वो चेक करते हैं. क्लियर है एकदम, यस सर. अब आगे बढ़ते हैं. इस पर्टिकुलर एसे का अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कौन सा है बच्चों, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं 3 पॉइंट्स, ऑडिटर शाल ऑल्सो एंड ऑडिटर शाल फर्दर. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द ऑडिटर विल स्टेट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फर्स्ट पॉइंट में सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी. नंबर 1 we have to obtain what, reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements whether due to fraud or error, and to report in accordance with this essays. क्लियर एकदम, यस. सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, द क्या बोलते हैं उसको, reasonable assurance is a high level of assurance but it is not a guarantee that audit, even though conducted in accordance with the essays, will always detect a material misstatement if it exists. फिर थर्ड में बताओ कि misstatement can happen because of error or fraud, and describe materiality that the misstatement including omission will be considered as material if it individually or in combination with others is significantly expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements. Correct एकदम. एंड दूसरा पॉइंट उसके अंदर क्या कहता है कि इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स मटेरियलिटी, तो उसके हिसाब से लिख देना है. तो ये पॉइंट अपना हो गया किसके बारे में बच्चों, याद आ रहा है आपको ये सब, बोलो आया ना. सो रीजनेबल अश्योरेंस के बारे में लिखना है, बराबर है. मतलब सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है,
ऑब्जेक्टिव में रीजनेबल अश्योरेंस आया तो रीजनेबल अश्योरेंस के बारे में लिखो, फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो मिसस्टेटमेंट के बारे में बताओ एंड हाउ इट इज मटेरियल वो बताना है। क्लियर है एकदम? यस। फिर सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में अपन क्या कहते हैं, वी हैव टू डिस्क्राइब द ऑडिट। बेसिकली वी हैव टू स्टेट दैट द ऑडिट वाज व्हाट conducted in accordance with the essays. Yes. Then we have exercised what? Professional judgment and maintained professional skepticism throughout the audit. तो जब हम लोग ऑडिट कर रहे थे तो हमने क्या ऑडिट ऐसे के हिसाब से किया? हाँ। क्या हमने एक्सरसाइज किया प्रोफेशनल जजमेंट? एक लिस्ट बनी हुई थी, मटेरियलिटी, सैंपल, एनालिटिकल रिव्यू, रिस्क असेसमेंट, ये सब के लिए हमने क्या किया था? अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाया था। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब उसके बाद वी हैव टू डिस्क्राइब द एंटायर ऑडिट। तो सबसे पहले ऑडिटर ने जो भी अभी आपको दिख रहा है तो रेफरेंस के लिए हमने ऐसे नंबर लिखे हुए। तो फर्स्ट हमने क्या किया? वी आइडेंटिफाइड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। क्यों किया अपन ने? टू डिजाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट audit procedures responsive to those risks, and then we obtain what? Sufficient appropriate audit evidence, बराबर के नहीं, which provide the basis for auditor's opinion। फिर उसमें inherent limitation की बात करी, the risk of not detecting a material misstatement because of fraud is higher, बराबर, than as compared to what? Error, because fraud में क्या होता है? collusion, forgery, बराबर, manipulation, ये सब चीजें होता है। क्लियर एकदम? यस। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बराबर के नहीं, टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स, बराबर, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल, बराबर, बट वो आपको कट करना पड़ेगा अगर आपको उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्टिंग करना है तो। और ये कब करना पड़ता है? हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई के अंदर, याद है आपको? तो हमने इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेना है, बोलो लेना है, बराबर। क्यों लेना है? सो दैट वी विल डिजाइन व्हाट? द ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पॉन्सिव टू व्हाट? दोस रिस्क्स। क्लियर एकदम? यस सर। बट आगे लिखेंगे, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज इंटरनल कंट्रोल्स। ऐसा हमने 265 में भी पढ़ा था, बट ये लाइन आपको हटानी पड़ेगी अगर आपको इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर भी ओपिनियन देना है तो। और आपको पता होगा कि जब हमने सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई हमने पढ़ा तो उस समय पे हमने क्या किया था? अपना ओपिनियन दिया था। क्लियर है एकदम? यस सर। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। फिर थर्ड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? वी हैव टू चेक द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बराबर, जो ओपनिंग बैलेंसेस में हम लोग देखते हैं, एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फिर वी हैव टू कंक्लूड द मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर ऐसे नंबर 600 अब आपको याद आता है, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। ये अदर ऑडिटर ऐसे कब काम में आता है? कि व्हेन देयर आर मोर देन वन ब्रांचेस, सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स, तो वो कंपोनेंट्स है, एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of the components is audited by a person other than the principal auditor. So उस component के auditor को अपन क्या कहते हैं? The other auditor. So अगर हम उस other auditor का अगर काम use कर रहे हैं तो we have to talk about the division of responsibility. किसकी बात करेंगे अपन? Division of responsibility and the extent to which the work has been relied by other auditors. Clear एकदम? Yes. And फिर इसके बाद हम लोग को तीन बातें लास्ट में TCWG को कम्युनिकेट करना है, जो अब भी हम लोग पढ़ के आए। एक क्या पढ़ना है? TCWG के लिए अगर लिस्टेड एंटिटी है तो हमने बताना है अबाउट व्हाट? एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, बराबर है। सेकेंड, ऑल रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स, बराबर, दैट थॉट टू हैव बेयर ऑन द इंडिपेंडेंस एंड द एडिक्वेट सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। फिर ऐसे 260 में अपन ने क्या? सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, बराबर के नहीं, एंड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स, एंड लास्ट में 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर्स। तो कौन सी बात है? 260 की एक बात है, 265 का डेफिशिएंसी, और लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंस की बात है, और 701 के बारे में। क्लियर एकदम?
क्लियर है एकदम? यस सर। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? सो इसी के साथ हमारा ये ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट जो है ये फिनिश होता है। फिर अब ये पार्ट हम लोग कहां लोकेट कर सकते हैं? सो इट कैन बी इन द ऑडिट रिपोर्ट, एज एन अपेंडिक्स और ऑन अ वेबसाइट, बराबर है, कहीं पे भी हम लोग उसको डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर ये जो हमने अभी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाले हैं वो किधर की डाली है अपन ने? एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। बट इफ अलोंग विद द एसएस, बराबर, द लॉ has other reporting responsibilities, so we will have a separate heading which is titled as report on other legal and regulatory requirement. Sometimes what can happen, the requirement under SA and requirement under law will be same, so the reporting requirement under law will be put in the same section as where reporting under SS is done. But इसके अंदर क्या होना चाहिए? Clear reference to the law should be given. क्लियर एकदम? यस। और अगर नहीं है तो अलग अलग आपने रिपोर्टिंग कर देना है। क्लियर एकदम? यस। तो इसका रेफरेंस अपन है 143 सबसेक्शन 1, 3, 11, 12, नहीं 12 तो नहीं आता इसके अंदर, बराबर। तो ये बातें हमने करी थी। क्लियर एकदम? यस सर। फिर प्लेस, डेट एंड साइन। साइन कौन करेगा बच्चों? एंगेजमेंट पार्टनर इन हिज पर्सनल नेम, और इफ इट इज द फर्म इज अपॉइंटेड, सो द एंगेजमेंट पार्टनर in the name of the firm and his personal name, correct है? It should be the place, क्या बोलते हैं, including what mention the membership number and the firm registration number. Place कौन सी होगी? The place where the report is signed. Date कौन सी होगी? Where the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence. जिस दिन उसने, उसको लगता है सारा एविडेंस ले लिया है, वो उस दिन वो डेट डालेगा, बराबर। ऐसा नहीं है कि अभी डेट डाल देते हैं बाद में और एविडेंस लेंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया आपको? इसीलिए वो 560 का सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पॉइंट याद आता ना आपको, ऐसा। यूडिन का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होमवर्क के लिए दिया था आपको, हेडिंग नंबर 4, ये अभी तक होमवर्क ही है, अब तो पढ़ लो कम से कम, है ना? यस। डन? यस। तो अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? अ सिंपल पार्ट, एसे नंबर 705। आपको पता है इसके अंदर हम लोग कितना भी पढ़ ले, बराबर है, तो आपको पता है कि वही वही चीजें, व्हेन द मॉडिफिकेशन विल बी गिवन, व्हाट विल हैपन, ऐसा वैसा। बट एक दो क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, 3 इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, वो कौन से जरा बता देंगे आप? एक क्वालिफाइड है, एक एडवर्स है, और तीसरा डिस्क्लेमर है। करेक्ट है एकदम? यस। मुझे बताओ, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, रिवीजन चल रहा है, ध्यान देंगे, आंसर देंगे। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बराबर के नहीं, और हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो कौन सा ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, डिस्क्लेमर नहीं, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, ओनली क्वालिफाइड। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड द पॉसिबल इफेक्ट्स कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो डिस्क्लेमर, बिकॉज ही इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। If having obtained sufficient appropriate audit evidence, the auditor concludes that the effects, बराबर के नहीं, be both, material and pervasive, तो give adverse. Clear है एकदम? Yes sir. अब जब हम लोग ये modify करते हैं ओपिनियन को, तो हम लोग ओपिनियन के जगह वो रिस्पेक्टिव ओपिनियन लिखेंगे, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स, और बेसिस फॉर ओपिनियन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? बेसिस फॉर रिस्पेक्टिव ओपिनियन, दैट इज क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स। बोलो हाँ या ना? यस सर।
जब हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्ट फॉर, वर्ड क्या यूज करते हैं? एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब उतनी बात छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक है, क्योंकि इट इज मटेरियल, तो अपने को चुगली करना जरूरी है, बराबर, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, तो इट इज ट्रू एंड फेयर। समझ में आया? वेरी गुड। जब हम लोग एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो हम लोग ओपिनियन क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्योंकि हमने एविडेंस लिया है और हमें पता है कि इसके जो इफेक्ट्स है ये मटेरियल भी है और ये परवेजिव भी है, तो इसीलिए हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, हम कहेंगे इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे तो बाय गॉड बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द वी हैव ऑडिटेड के जगह हम लिखेंगे वी वर एंगेज्ड, बराबर है कि नहीं? सेकेंड अपन क्या कहते हैं कि वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो वो गलत हो जाएगा। फिर लिखेंगे बिकॉज ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, बराबर, द ऑडिटर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्लियर है एकदम? वी विल नॉट टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द एसेस। क्लियर है एकदम? यस सर। तो ये यहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है एकदम? वेरी गुड। अब ये सारी बातें होने के बाद आपने इसके क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स भी आपको बताने हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट के, अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल, तो उसके रीजंस भी आपको देने हैं, क्वांटिफाई भी करने हैं उसके इफेक्ट्स को। बोलो यस और नो। तो ये सारी बातें होती है। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखना, क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ साथ अनक्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। क्वालिफाइड प्लस अनक्वालिफाइड टुगेदर, यस। हाउ सर? जब हम लोग लिखते हैं ना एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब अपन क्वालिफाई कर रहे हैं, बट उसी के साथ अपन क्या लिख रहे हैं? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये कौन सा ओपिनियन हो गया? अनक्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड यस वो साथ में ही रहते हैं, बट जब हम लोग एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं तो एडवर्स या डिस्क्लेमर के साथ अनक्वालिफाइड नहीं जाता, वो एब्सर्ड हो जाएगा बोलना भी। जैसे आप सोचिए द ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, गलत हो जाएगा ना बोलना। सो एडवर्स के साथ बराबर अनक्वालिफाइड नहीं जाएगा। या ऑडिटर बोल रहा है कि ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन और दे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड स्टिल देन यू आर सेइंग दैट इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और यू आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्वालिफाइड के साथ अनक्वालिफाइड, बट डिस्क्लेमर और एडवर्स के साथ समझ में आया आपको? यस सर। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? उसके बाद अगर अपने को क्वालिफाइड या एडवर्स देना है तो डायरेक्टली, सॉरी, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देना है तो मुझे बताइए क्या हम लोग डायरेक्टली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें अपने को एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence, so he has to determine whether the possible effects are material, बराबर, and pervasive or not, बराबर के नहीं। If the auditor concludes that अगर वो limitation है, बराबर, तो he will request the, पहले अगर he is unable to obtain, पहले तो क्या लिखना है? whether he is unable to obtain, but if he is unable to obtain, तो he will request the management to refuse the limitation and perform alternative audit procedures, बराबर। if the management does not remove the limitation, he will request those charged with governance, but अगर फिर भी वो limitation उस पर नहीं हटता है तो he will determine whether the possible effects be what material and pervasive or not, बराबर। if he concludes that the possible effects are material and but they are not pervasive, बराबर, तो he will give straightway give what? qualified,
but if the possible effects are material and pervasive, point number 1, he will withdraw from the engagement whether it is permitted by law. If it is not permitted by the law, then he will give a disclaimer of opinion. तो डिस्क्लेमर पे ऐसा पूछते हैं, समझ में आया? तो एग्जाम में ऐसा केस स्टडी आएगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट. क्लियर है एकदम? ऐसा केस स्टडी में डिस्क्राइब होके आएगा. क्लियर है एकदम? यस. तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला ऐसे बहुत इजी है ना दोस्तों? कौन सा? ऐसे नंबर 705 काफी आसान था. अब क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? एक ऐसे पढ़ लेते हैं 706, फिर ब्रेक के बाद हम लोग एक मतलब वापस से एक ब्रेक लेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे और हम बात करेंगे फिर 701, 710 और फिर अपना रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट के बारे में बात करेंगे. क्लियर है? तो ये चैप्टर आज अपना रिवाइज करके हो जाएगा. तो अभी दो एसेज हो गए, कौन से? 705 एंड 700 बराबर. ओके, अब चलते हैं आगे और एकदम छोटू सा एकदम इजी पीजी विद इन 5 मिनट्स होने वाला स्टैंडर्ड है ये अपना. कौन सा? 706. दो ही तो बातें डिस्कस करनी है उसके अंदर, एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ. मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई मैटर है बराबर इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, बराबर है कि नहीं? ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ अटेंशन बराबर ऑफ द यूजर्स on the matters which in the auditor's professional judgment is of significant importance to understand the financial statements. बराबर के नहीं? तो उसको क्या कहेंगे अपन? इसको emphasis of matter. So even though a matter is appropriately presented or disclosed in the financial statements, it is of such importance in the auditor's judgment for the users to understand the financial statements, then it is called as what? Emphasis of matter paragraph. And other matter paragraph में क्या है? Is to draw users attention to any matter or matters other than those which are presented or disclosed in the financial statements, बराबर, which are of what? Relevant to users understanding of audit, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अदर मैटर पैराग्राफ. तो इसके लिए अलग से अपने को क्या करना है? एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ आपको बना देना है. क्लियर है? इन द ऑडिट रिपोर्ट. इसके अलावा कुछ भी नहीं ना बच्चों ऐसे के अंदर? बोलो, वही लिखा हुआ था ना? यस सर, एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए. हाँ, एक एग्जाम में इसका 4 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. आप देखो, आप भूल भी गए इसको. एग्जाम में आ सकता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. तो कब हो सकता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ? एक तो अपन ने एग्जांपल देखो, जैसे बोला था कि कोई कोविड का एक एग्जांपल दिया था अपन ने, तो वो मेजर कैटास्ट्रोफ वाला आ जाता है, बराबर है. दूसरा, अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर नए कुछ आए हैं, उसको आप फेस्ड मैनर में अप्लाई कर सकते हो, बट आपने उसको क्या कर लिया? जल्दी अप्लाई कर लिया. सो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक मेजर कैटास्ट्रॉफ, दूसरा अर्ली एप्लीकेशन, तीसरा क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बराबर है. तो अपन ने सब्सिक्वेंट इवेंट में 560 में पढ़ा था एम्फेसिस ऑफ मैटर. एंड फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिटिगेशन और क्लेम, वो भी अपन ने पढ़ लिया था सब्सिक्वेंट इवेंट में ही. याद है ना आपको? यस. तो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बातें आती है. एंड इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और गोइंग कंसर्न. क्लियर है? यस, दैट्स इट. राइट? क्लियर है एकदम? वेरी गुड, वेरी इजी. यस, ओके. सो इसी के साथ हमारा ऐसे नंबर 700, 705, 706 समाप्त होता है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट ऐसे नंबर 701, 710 and the reporting requirements under Companies Act, which also includes CARO. Yes or no? Yes. Okay. Thank you very much, guys. Bye bye.